हेलो दोस्तों, भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पे और मैं शुभम सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज एसएससी जीडी के लिए ये पहली क्लास है। सीएचएसएल के बच्चे हो या एमटीएस के बच्चे हो या जीडी के बच्चे हो, एसएससी की बहुत ही शानदार सी पहली क्लास है। मैं आपको बताऊं कि आप इसमें कंबाइन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आप 10+2 लेवल के सभी के एग्जाम्स को आसानी से पढ़ सकते हो भाई। तो बहुत शानदार से लेवल होगा आपके इस बैच का और बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले भी हैं। अगर हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखें तो पेपर बहुत ही हलवा आता है, कुछ नहीं होता पेपर में, पेपर बहुत ही आसान आता है। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरुआत होने चल रहा है उसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो बहुत शानदार सा टॉपिक है, मजा भी आएगा इस सेशन में आप सभी को और इंटरेस्टिंग टॉपिक कह सकते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग होती है। और मैथ ना, देखो मैं आप लोगों को बताऊं, मैथ ऐसा पढ़ो ना यार कि एकदम मतलब पैकेज हो बढ़िया, एक बढ़िया किसी भी एग्जाम में बैठो तो तुम्हें लगे कि हाँ तुमने मैथ पढ़ी है, बेसिक्स तो आराम से क्लियर कर लो। तो बहुत शानदार सा है, मजा आएगा आप सभी को, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली क्लास है ये, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। तो आज हम बात करने वाले हैं एकदम बेसिक्स की कि भैया गणित क्या होती है, कैसे बनती है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ एकदम बेसिक से बात करेंगे आज हम। और सेशन बहुत ही अच्छा होगा, ये आप सभी के लिए मैं बताऊं। और पहली क्लास है तो आराम से चलेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है और आगे भी आराम से चलेंगे, ऐसा घबराओ मत आप, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग वे में होगी पढ़ाई और अच्छे शानदार तरीके से होगी पढ़ाई और मज़ा भी आएगा इस सेशन में। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई देखो, जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को तैयार कर लो मेंटली, फिजिकली और साथ के साथ अगर आप अपने आप को रेडी करते हो, अगर आप मेंटली अपने आप को तैयार करते हो किसी भी एग्जाम के लिए तो बहुत शानदार सी चीज़ होगी, ठीक है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं अपने संख्या पद्धति की। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जहाँ पे आज हम केवल बात करेंगे संख्याओं से रिलेटेड। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो आज हम पढ़ेंगे, देखो ध्यान से, संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं हम आपसे। संख्या पद्धति, ठीक है भैया। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। देखो बहुत एनर्जेटिक क्लास और बहुत ही शानदार सा सेशन होगा, कंटेंट भरी क्लास होगी। हर क्लास में आपको कुछ बेहतरीन चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इस बात का वादा है, ठीक है भाई। चलो चलो सुनो ध्यान से, है ना, इंटरेस्टिंग तरीका सीखने वाले हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि संख्या क्या होती है, कैसे गणित बनी, क्या बना, कैसे बना। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का ये बहुत शानदार सा कॉम्बिनेशन होगा भैया पूरा बैच में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि यार संख्याएं बनती कैसे हैं, हाउ टू फॉर्म, देखो मैं आप लोग को बताऊं, एक जानकारी दे दूं। जैसे हर चीज़ का अपना एक बेस होता है, आप किसी का भी उठा के देख लो, उसका खुद का एक बेस होगा। जैसे कहा जाता है कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, आप बताओ इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो आपका आंसर आएगा सर 26। 26 इज़ नॉट ए अल्फ़ाबेट। 26 जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट जो एक ही होता है, एक ही अल्फ़ाबेट होता है ना। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, वर्णों की माला। तो जो 26 है ना, A to Z, वो वर्ण है, उनको लेटर्स कहा जाता है। और लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है उसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो अंग्रेजी में एक ही अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है वो 26 लेटरों से मिलकर बना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट एक ही होता है अंग्रेजी में, ठीक है ना। अब सुनो, तो अंग्रेजी में कहा जाता है कि जैसे जिसको 26 अल्फ़ाबेट का नॉलेज हो, जिसे 26 लेटर्स का नॉलेज हो, वो संपूर्ण अंग्रेजी का मतलब ज्ञान तो वहीं से मिलता है, अंग्रेजी वहीं से बनती है। हिंदी में कहा जाता है, जैसे भाषा हिंदी तो कहा जाता है अ से लेकर अ तक और क से लेकर ज्ञ तक अगर आपको आता है तो आपको हिंदी आसानी से आ जाएगी। उसके बाद और भी, जैसे मैं आपसे बात करूं कि भैया फिजिक्स कैसे बनता है, तो कहा जाता है 7 मूलभूत राशियां होती हैं जिनसे संपूर्ण फिजिक्स का निर्माण होता है। उसके बाद मैं आपसे कहूं कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कैसे बनता है, तो आप कहते हो सर जी केमिस्ट्री में क्या होते हैं कि टोटल जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं, उन्हीं एलिमेंटों को मिलाकर कुछ बनाए जाते हैं हमारे केमिस्ट्री के एलिमेंट सारे के सारे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का अपना एक बेस होता है, ऐसे सभी सब्जेक्ट का अपना एक बेस होता है कि वो इनसे मिलकर बना होता है या उनसे मिलकर बना होता है। तो गणित में भी अपना एक बेस है, गणित भी किसी ना किसी से मिलकर बना ही होता है। तो किससे मिलकर बना होता है, कैसे मिलकर बना होता है, देखते हैं, समझते हैं। देखो वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि संख्या पद्धति, वैसे जो संख्या पद्धति है ना वो बहुत तरह की होती है, कोई जरूरी नहीं। देखो हम आपसे शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, संख्या पद्धति कई सारी होती हैं। जैसे हम जो पढ़ते हैं उसका नाम है डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल
नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। भाई है ना, दाशमिक संख्या पद्धति। दाशमिक संख्या पद्धति जो हम पढ़ते हैं उसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसे बहुत सारी संख्या पद्धति होती हैं, है ना। डेसिमल सिस्टम को हम पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जैसे आपको आगे चल के मैं एक और चीज़ पढ़ाऊंगा, वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि द्विआधारी संख्या पद्धति। क्या कहा जाता है? द्विआधारी संख्या पद्धति, है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी संख्या पद्धति। ऐसे और भी होते हैं, जैसे मान लो मैं और भी आपको बताऊं तो जैसे होता है तीसरा ऑक्टा नंबर सिस्टम, है ना। है ना, ऑक्टा नंबर सिस्टम। उसके बाद होता है, आप देखेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसे बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे तो मैं कुछ ही लिख रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं भैया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो संख्या पद्धति कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम पढ़ते हैं केवल वही संख्या पद्धति हैं। संख्या पद्धतियाँ तो बहुत सारी होती हैं। बात समझ में आ रही है? हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें जो पढ़ना है भैया वो सुनो ध्यान से। पहले तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल का मतलब दशमलव नहीं, दाशमिक। दाशमिक का मतलब क्या होता है? 10। दाशमिक का मान किससे रिलेटेड है? 10 से। इसमें टोटल 10 संख्याएं होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ये 10 डिजिट होते हैं टोटल इसमें, ठीक है भाई। अब बाइनरी नंबर सिस्टम, बाई का मतलब होता है 2, द्विआधारी संख्या पद्धति। इसमें खाली 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, है ना। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें केवल 2 ही डिजिट होंगे। फिर उसके बाद आता है ऑक्टा नंबर सिस्टम। इसमें टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये इसमें टोटल 8 होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें ये 8 नंबर, इसमें ये 8 डिजिट से बनती है संख्या पद्धति। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एक नंबर सिस्टम जिसका नाम आपके सामने दिख रहा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या दिख रहा है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं भैया इसमें, टोटल 10। कौन कौन से? तो पहले 0 से लेकर तो 9 तक वही होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो होते ही हैं। उसके बाद ABCD शुरू हो जाता है, ABCDEF, है ना। तो ये टोटल होते हैं भैया। टोटल कितने होते हैं? 16, है ना। 16 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक 9, और बाकी A से लेकर F तक। इस 16 नंबर सिस्टम, इसमें 16 अंकों की संख्या पद्धतियाँ होती हैं। बात समझ आ रही है? तो ऐसे दुनिया में बहुत सारी संख्या पद्धतियाँ हैं। रोमन नंबर सिस्टम होता है, आपको पता है। बाइनरी नंबर सिस्टम आप देख ही रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी संख्या पद्धतियाँ हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारी संख्या पद्धतियां हैं गणित में भी, लेकिन हम जो पढ़ते हैं, जो हमारा संख्या पद्धति, जो भारतवर्ष की संख्या पद्धति है, वो कौन सी है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्योंकि हम यहाँ पे इन्हीं 10 डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं 10 डिजिट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसको दाशमिक संख्या पद्धति कहा जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। समझ में आ रहा है आप सभी को? ये दाशमिक संख्या पद्धति भैया, इसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं 10 डिजिटों से संपूर्ण गणित बनती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो संख्या पद्धति हमारे सामने है, जो नंबर सिस्टम है, बहुत तरह की होती है। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टा डेसिमल। ऑक्टा मतलब होता है 8,
हेक्सा मतलब हेक्सा माने 6 और उसके आगे डेसिमल लगाए तो 10। हेक्सा डेसिमल माने 16 अंकों की संख्या पद्धति। ऐसे बहुत सारी संख्या पद्धतियां होती हैं जो आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये चारों, ये जैसे आपको देखेंगे तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ते होंगे उनमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, है ना। ये सारे संख्या पद्धति होंगे जो कंप्यूटर साइंस बच्चे पढ़ते होंगे। और आपके एग्जाम में डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए भी आता है। आपके पेपर में ये कन्वर्जन भी आता है, लेकिन ये 2 ही आता है, तो 2 ही हम सीखेंगे भी। इसका और इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, इसको नहीं पढ़ा जाता है, आपके एग्जाम में भी नहीं आ सकता है कभी, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन एग्जाम में यही 2 का रोल है, तो इन्हीं दोनों को हम पढ़ेंगे भी। मतलब कन्वर्जन इससे इसमें, इसमें इसमें, इस तरह से कन्वर्जन इसमें बस पूछा जाता है, और बहुत खास चीज़ नहीं इसमें पूछी जाती है। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? बताओ बताओ बताओ, समझ आ रहा है क्या आप सभी को? तो यहां से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो संख्या पद्धतियां होती हैं, जो नंबर सिस्टम होते हैं, जो ये इस तरह की चीजें होती हैं, ये बहुत ज्यादा होती हैं भाई, है ना। ये बहुत ज्यादा होती हैं। संख्या पद्धति मतलब आप देखेंगे बहुत सारी संख्या पद्धति, लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया जो हमारे एग्जाम में आता है हम वही पढ़ेंगे ना। तो हमारी जो संख्या पद्धति जो पूरे भारतवर्ष में चलती है या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चलती है वो कौन सी है? डेसिमल नंबर सिस्टम भैया। दशमिक संख्या पद्धति पूरे देश में, पूरे विदेश में हर जगह चलाई जाती है, तो हम इसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब दशमिक संख्या पद्धति के बारे में चलते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में, है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम में संख्याएं कैसे बनती हैं, कैसे होता है, क्या होता है, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक जो सब्जेक्ट होता है उसका एक बेस होता है, वो किसी ना किसी से तैयार हुआ रहता है। उसी तरह से गणित का भी एक बेस होता है, गणित का भी कुछ मूल होता है, वो भी किसी ना किसी से तैयार हुआ रहता है। तो गणित का जो मूल होता है, गणित जिससे तैयार होती है, उसको हम नाम दे देते हैं। अपने हिसाब से हमने नाम दे दिया, जैसे हमने नाम दे दिया कि फंडामेंटल डिजिट्स। हमने क्या नाम दे दिया? फंडामेंटल डिजिट्स, है ना, फंडामेंटल डिजिट्स। हमने फंडामेंटल डिजिट्स का नाम दे दिया, यानी कि हिंदी में भी बताऊंगा, परेशान मत हुआ। इसको कहा जाता है मूलभूत अंक, मूलभूत अंक, ठीक है। फंडामेंटल डिजिट्स यानी कि मूलभूत अंक। क्या होता है मूलभूत अंक, कैसे होता है मूलभूत अंक, देखो, ठीक है ना। क्या होता है मूलभूत अंक और कैसे होता है मूलभूत अंक, ये मैं आपको बताते चलूंगा। तो यहाँ पे आपको मूलभूत अंकों के बारे में बता दूं कि जो अभी आपने 0 से लेकर 9 तक के अंक देखे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो आपने देख रखे ना 0 से लेकर 9 तक के मूलभूत अंक, है ना, इन्हीं को कहा जाता है मूलभूत अंक। इन्हीं को हमने अपने मन से एक नाम दे दिया, मूलभूत अंक, ठीक है भाई। मैं देखो आज क्लास लेना चल रहा हूँ, आज पहली क्लास है मेरी। मैं आप सभी से मतलब हाथ जोड़ के मेरी विनती है, विनती कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, जो भी कह लो, मेरी क्लास में एक प्रॉपर कॉपी कलम लेके बैठना है। बिना उसके मेरी क्लास में मत बैठना। ऐसे मोबाइल में देख के सोच रहे हो उसने खाना, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो काम नहीं चलने वाला है। कॉपी कलम लेके, एक प्रॉपर ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के, एक प्रॉपर मोबाइल में फुल कंसंट्रेट होके व्हाट्सअप के सारे नोटिफिकेशन और फेसबुक के सारे नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के, हर जगह के नोटिफिकेशन को ऑफ करके चुपचाप मन से पूरे जितनी भी घंटे की क्लास होगी, 1 घंटा 1.5 घंटा, जितने भी घंटे की क्लास होगी, उसको प्रॉपर शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और मेरे क्लास की एक प्रॉपर नोट्स हर किसी बच्चे के पास अपने इंडिविजुअल होनी चाहिए। मैं आप सभी को बता देता हूं, मैं आपको क्लास नोट्स नहीं दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा। क्लास नोट्स आपको खुद से रेडी करना है, क्योंकि वही क्लास नोट्स आप अपने हिसाब से जब रेडी करते हो, जैसे मैं लिख के दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए क्लास नोट्स लिख के देना, मेरा लिखा लिखा है नोट्स है, मैं आपको दे सकता हूं, बट मैं नहीं दूंगा। क्योंकि जब बच्चा खुद से लिखता है ना तो वो ज़्यादा सीखता है। ये मैंने फील किया है, जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमने फील किया कि जो चीज़ें मैं लिखता था वही चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती थी, जो मुझे कहीं से लिखा हुआ मिल जाता था वो मुझे आज तक नहीं आया। और जीएस यही मेरा कमज़ोर पक्ष है। तो ये खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब विनती समझ लो मेरी, कि मेरे क्लास के प्रॉपर नोट्स आप सभी बच्चों के पास होनी चाहिए भैया। कोई इसमें काना तानी कुछ भी नहीं, नोट्स बनाना है। एक प्रॉपर रंग बिरंगी पेन ले लो, कई सारी कलर की पेन ले लो, खूब हाईलाइटेड कर करके, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइटेड कर करके रंग बिरंगा लिखूंगा वैसे आप भी शानदार तरीके से लिखते चलना और एक प्रॉपर नोट्स बनाना, है ना। जिस दिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा उस दिन रफ लेके बैठना
और जिस दिन थियोरेटिकल क्लास होगी उस दिन अपनी नोटबुक में ही लिखते चलना मेरी क्लास को, ठीक है भाई। जैसे आज हमारी थियोरेटिकल क्लास है तो आज पूरी नोटबुक प्रॉपर, अगर अभी तक नोटबुक नहीं है तो कोई बात नहीं, क्लास को स्टॉप करो, पहले जाओ एक शानदार नोट्सबुक और कॉपी कलम लेके ढूंढ के आराम से बैठो और संयम से पूरे 1 घंटे की क्लास एक बार में देखना है। ऐसा नहीं 10 मिनट देखा फिर उसने बुला दिया यार जाना है वहाँ, ऐसा काम नहीं चलने वाला है भाई, है ना। पैसा पे कियो, ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से हम पढ़ाएंगे, तुम्हें ईमानदारी से पढ़ना है, इस चीज़ को जान लो। चलो तो ये हमारा मूलभूत अंक होता है भैया, इन्हीं से संख्याएं बनती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलो इनसे जो संख्याएं बनाई जाती हैं ना उन्हें कहा जाता है डिराइव नंबर, जो इससे उत्पन्न की जाती हैं डिराइव नंबर, व्युत्पन्न संख्या। ये संख्या उत्पन्न की जाती है इसलिए इन्हें व्युत्पन्न संख्या कहा जाता है। मैं बताऊंगा कौन सी संख्याएं व्युत्पन्न है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको संख्याओं के विषय में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। पहले तो ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मैं आपको संख्याओं के विषय में क्या क्या बातें बताने वाला हूं, कौन कौन सी संख्या आपको पढ़नी है और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम इसी चीज़ को सीखने वाले हैं कि कौन कौन सी संख्या आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी संख्या हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है भाई। चलो डिराइव नंबर हो गया। अब डिराइव नंबर जो होता है ना बच्चा वो 2 तरह का होता है, कह सकते हैं 2 तरह का या 3 तरह का भी कह सकते हैं। रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या। ये जो चार्ट में आपको बना रहा हूं ना, एक सवाल फिक्स है इस चार्ट से आपके एग्जाम में, मैं दिखाऊंगा कौन कौन से सवाल बने हैं किस तरह के। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या है ना। उसके बाद आपने देखा द लास्ट वन वाज कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। ये संख्या बाबू 3 तरह की होती है, मतलब जो हमारी संख्या उत्पन्न की जाती हैं 0 से लेकर 9 तक के अंकों के द्वारा जो संख्या उत्पन्न की जाती हैं वो 3 तरह से उत्पन्न की जाती हैं, रियल, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। क्या होता है रियल, क्या होता है इमेजिनरी, क्या होता है कॉम्प्लेक्स, सब पढ़ेंगे, परेशान मत हो, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब जो रियल नंबर होता है ना, जो रियल नंबर होता है वो आगे चल के 2 पार्ट में बढ़ता है। एक होती है परिमेय संख्या, है ना, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है मतलब रेशनल नंबर, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, है ना। संख्या 2 तरह की होती है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब क्या होती है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, देखते हैं जरा। देखो जो रेशनल नंबर होता है पूरा सीखेंगे, हर एक के बारे में सीखेंगे। जो रेशनल नंबर होता है वो फिर से आगे चल के 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है। एक होता है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, और दूसरा होता है इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ठीक है। मतलब यहां से समझो ध्यान से, जो हमारा परिमेय संख्या होता है, जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक फ्रैक्शन दूसरा इंटीजर, भिन्न और पूर्णांक के अंतर के बीच में। अब यहां से और चीजें भी समझा रहा हूं आपको, जैसे
जो आपका इंटीजर होता है वो बहुत सारा होता है, तो इंटीजर में हम पॉजिटिव इंटीजर्स को देखने वाले हैं। थोड़ा सा मैं बोर्ड को चाहता हूं कि छोटा हो जाए। ठीक है, ठीक है, फाइन। अब देखो, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। मैं यहां से लिखना चालू करता हूं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, है ना, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। फिर आती है पूर्ण संख्या, होल नंबर, फिर आती है सम संख्या, इवन नंबर, फिर आती है विषम संख्या। आप एकदम परेशान मत हो भाई। अब देखो, अभी पहले मैं आपको ये पूरा चार्ट बना के दे दूंगा, अभी मैं समझाऊंगा कि इस चार्ट का रोल क्या है आपके सामने। पहले मुझे पूरा लिख लेने दो आप सभी, ठीक है ना। ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। इस तरह से बहुत सारी हैं, अभी तो हमने यहाँ पे लिखा ना, अभी सीखे और भी आगे चल के लिखते हैं। जैसे यहाँ से समझो, और भी यहाँ पे लिखता हूँ इसी के, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं सारे। तो यहाँ पे आपने इतने सारे लिखे, और भी हैं जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर आती है पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर। उसके बाद आती है बहुत सारी संख्याएं हैं। अरे जितने बोर्ड कम पड़ जाएंगे लिखते लिखते। बात समझ में आ रही ना। जैसे यहां से असली मैथ शुरू होती है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, है ना, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। उसके बाद भाज्य संख्या, कंपोजाइट नंबर, कंपोजाइट नंबर, भाज्य संख्या। इसके बाद सह अभाज्य संख्या, युग्म कह लो, सह अभाज्य युग्म यानी कि को प्राइम पेयर्स, को प्राइम पेयर्स, ये भी एक संख्या होती है। उसके बाद जुड़वा अभाज्य संख्या, युग्म ही होता है ये भी, जुड़वा अभाज्य युग्म यानी कि ट्विन प्राइम
पेयर्स, ट्विन प्राइम पेयर्स, है ना, जुड़वा अभाज्य युग्म, और भी होते हैं जैसे जुड़वा अभाज्य युग्म के बाद आपको बहुत सारे संख्या जैसे कि संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, है ना, परफेक्ट नंबर। इसके बाद परफेक्ट नंबर के बाद आपको भी मैंने बताया था द्विआधारी संख्या पद्धति, ये भी कन्वर्जन हम सीखेंगे। द्विआधारी संख्या, है ना, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर भी हम सीखने वाले हैं। इसके बाद और भी मैं आपको सिखाऊं तो बताऊं, यहां से हम सीखेंगे रोमन संख्या, रोमन संख्या के विषय में भी सीख लेंगे। रोमन संख्या, ठीक है, रोमन नंबर भी हम सीख सकते हैं। तो यहां से देखो, ये जो चार्ट आपके सामने पूरा दिख रहा है, ये जो चार्ट मैंने आपके सामने पूरा बनाया है, ये चार्ट आपके लिए बहुत ही कारगर है भैया, बहुत ही कारगर है ये चार्ट। मतलब चार्ट से समझ लो कि आपके बहुत सारे सवाल इस चार्ट से ही हल हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो इस चार्ट से ही सॉल्व हो जाएंगे। देखो चार्ट को थोड़ा सा समझा देता हूं, अब तक आप सभी बोर हो रहे होगे कि सर पता नहीं क्या क्या लिखवा रहे हैं। देखो ये जो आपके सामने पूरा चार्ट दिख रहा है ना, ये जो पूरा आपके सामने चार्ट दिख रहा है, फंडामेंटल डिजिट्स पे डिराइव नंबर, रियल नंबर, इमेजिन नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम नंबर, कंपोजाइट, को प्राइम, ट्विन प्राइम, परफेक्ट नंबर, बाइनरी नंबर, रोमन नंबर, ये जो चार्ट है यहाँ पे सारी संख्या अभी आ भी नहीं पाई है, बहुत सारी संख्या अभी भी पेंडिंग है। तो अगर आपको इतनी संख्याओं का, जो हमें एक मन में डर बना होता है ना, अरे यार ये संख्या क्या होती है, अपने को तो नहीं आता, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ये भाज्य, वो भाज्य, ये वो, पता नहीं कितनी सारी है जो दिमाग को इतना ज्यादा स्कैन करती है, इतना ज्यादा लोड देती है कि कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं बाबू कि जितने इस बोर्ड पे, जितने इस ब्लैक बोर्ड पे मैंने अभी लिखे हैं संख्याएं, ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी हैं इस ब्लैक बोर्ड पे, अगर आप इन सभी संख्याओं के विषय में आप अगर जान जाते हो, इन सभी संख्याओं के विषय में आप अच्छे से प्रॉपर वे में अगर समझ जाते हो, तो फिर भैया ये बहुत ही मस्त चीज है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये बहुत ही मस्त चीज है। मतलब मजा आ जाएगा आपको अगर इतनी संख्याओं के बारे में सीख लो। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ये कैसी कैसी चीजें हैं, बाकी डिटेल में हम देखेंगे अभी, ठीक है ना। देखो फंडामेंटल डिजिट्स के बारे में बात करूं, जैसे कि हर एक संख्या का अपना एक बेस होता है ना, ठीक है, हर एक संख्या का क्या होता है, अपना एक बेस होता है ना, हर एक संख्या का अपना एक बेस होता है। जैसे ये फंडामेंटल डिजिट्स है, मूलभूत अंक है, तो ये 0 से लेकर 9 तक के अंकों से बनी हुई संपूर्ण संख्या। पूरे गणित में मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, पूरे गणित में आपको कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 0 से लेकर 9 के अलावा किसी संख्या से बनी हो। ऐसी कोई संख्या आपको मिलेगी ही नहीं जो इन संख्याओं के अलावा भी किसी संख्या से बनी हो। 0 से लेकर 9 तक से ही संपूर्ण गणित की संख्याएं बनती हैं, चाहे कोई भी संख्या हो। बात समझ में आ रही भैया, इन्हीं से संपूर्ण गणित बनी रहती है। अब मैंने आपसे कहा कि 0 से लेकर 9 तक के अंकों से ही बनती है, तो जो उनसे संख्याएं बनाई जाती हैं, जो संख्याएं उत्पन्न की जाती हैं, जो संख्याएं डिराइव की जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं डिराइव नंबर, उन्हें व्युत्पन्न संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न संख्या कहा जाता है। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 37 हो, 57 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1173 हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी संख्या हो, उसे हम व्युत्पन्न संख्या कहेंगे। व्युत्पन्न का मतलब किसी से उत्पन्न की गई संख्याएं, यानी कि चाहे कोई भी संख्या आप देख लो। जैसे मान लो मैंने यहां पे आपके सामने एग्जांपल लिखा
जैसे मान लो यहां पे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा 786, अब मैंने लिखा, अब ये 786 में आप तीनों डिजिट को देखो, 7 8 6, ये कहीं ना कहीं इन्हीं में से लिए गए हैं, इन्हीं में से लिए गए हैं, इन्हीं से, इसीलिए तो इन्हें कहा जाता है कि ये व्युत्पन्न संख्याएं भैया, इन्हें उत्पन्न की जाती हैं। ये समस्त संख्याएं क्या होंगी, आप आज के बाद इसको जान लेना कि भैया केवल 0 से लेकर 9 तक के ही अंकों का अपना मूल रूप है, उसके बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं सबको कहीं ना कहीं से कुरियर किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलो, जो उत्पन्न की जाती है वो 3 तरह से उत्पन्न की जाती है। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या, यानी रियल नंबर, इमेजिन नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है रियल, क्या होता है इमेजिनरी और क्या होता है कॉम्प्लेक्स, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि भैया कॉन्सेप्चुअल सवाल यहीं से बनते हैं। जैसे आपसे कह देगा एक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह बात सत्य है या असत्य है, आपको ढूंढना हो। अरे भाई ये तो बच्चा तब बता पाएगा जब उसको पता हो कि क्या होता है वास्तविक संख्या और क्या होता है ये सवाल। देखो पेपर में जो सवाल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जैसे जब आपके सामने जो पेपर आता है उसमें 2 तरह के सवाल होते हैं। एक सवाल ऐसा होता है जिसको आपको सॉल्यूशन देना रहता है, और उस सॉल्यूशन को जब आप सॉल्व करते हो तो कुछ इतने बड़े पेज में पूरा सॉल्यूशन करके यहां पे फाइनली आंसर निकाल देते हो, और आप उस क्वेश्चन के लिए 2 नंबर ऑब्टेन कर लेते हो, 2 नंबर गेन कर लेते हो, प्राप्त कर लेते हो। तो पूरा भर के पूरा सॉल्व करते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। एक तो ये होता है जो सॉल्यूशन वाले, मैथ की बात कर रहा हूं मैं, जो सॉल्यूशन वाले सवाल होते हैं जो आपको सॉल्व करने पर नंबर देते हैं। एक और पेपर होता है, इसी पेपर में एक और टाइप के सवाल आते हैं। वो कौन से टाइप के सवाल आते हैं? जो डायरेक्टली लिखा रहता है, जो डायरेक्टली लिखा रहता है। जैसे मान लो आपसे कहा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये बात सही है कि या गलत है, बस यही आपसे पूछेगा। ये बात सत्य है कि असत्य है? अरे भाई त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये बात सच है कि नहीं है? बस आपको सोचना है कि ये बतिया सच है कि नहीं है। जैसे आपने सोच लिया ना सच है, आपको फिर से 2 नंबर मिल जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको भैया दोनों चीजों का भरपूर ज्ञान होना चाहिए। मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए और आपको क्लास भी अच्छे से समझ, मतलब आपको सॉल्यूशन भी आना चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके एक प्रॉपर वे में, एक शानदार तरीके से आप अपनी क्लास को बहुत अच्छे से समझ सकते हो और अपने दिए गए सभी सवालों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? उसके लिए क्या है कि आपको एक प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए। देखो भैया खाली ट्रिक के भरोसे एग्जाम में तुम बैठ जाओगे ना तो बड़ी दिक्कत होगी। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं यार कि हमारा ट्रिक तो रेडी है, हमें क्या दिक्कत है। तो देखो मैथ में ना 2 तरह की चीजें होती हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा यहां पे लेके चलता हूं। मैथ में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट, जिसको लोग बेसिक भी बोलते हैं, और दूसरा होता है ट्रिक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ आपको टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो कॉन्सेप्चुअली बहुत शानदार आपको बताएंगे, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको ट्रिक के लिए बहुत शानदार बताएंगे। ये 2 अलग अलग व्यवसाय है, समझ लो। एक कॉन्सेप्चुअली मजबूत होना और एक ट्रिक के साथ मजबूत होना। मेरी राय क्या होती है? मेरी राय होती है कि ट्रिक भले ना आए, आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक तरीका पता होना चाहिए, मेरी ये राय कहती है। और एक कंप्लीट, मतलब एक बहुत शानदार एस्पिरेंट अगर आपको बनना है, एक बहुत शानदार आपको अभ्यर्थी बनना है, तो मेरे जो बच्चे होंगे वो इस दोनों में माहिर होंगे। मतलब वो इन दोनों में कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। उन्हें कॉन्सेप्ट भी पता होगा, उन्हें ट्रिक भी पता होगा। विदाउट कॉन्सेप्ट ट्रिक का कोई काम नहीं, और विदाउट ट्रिक कॉन्सेप्ट से काम नहीं बनने वाला है। पुराने जमाने में जब पिक्चर आया करती थी, आपको पता है मूवीज आती थी पुराने जमाने में, टीवी में आती थी, आपने देखा होगा, तो अक्सर मिथुन चक्रवर्ती की सबसे ज्यादा पिक्चर आती थी, मुझे भी याद है वो जमाना। तो मिथुन चक्रवर्ती, और उसमें हमेशा ऐसा ही होता है कि मिथुन चक्रवर्ती की या तो बहन को कोई उठा ले जाता है या उसकी माँ को कोई गोली मार देता है, उसका बाप मर जाता है, ऐसा ही होता है पिक्चरों में। फिर मिथुन चक्रवर्ती बन जाता है विलन, मतलब हीरो टाइप में ही विलन रहता है, फिर सबको बचाता है या जाता है छुड़ाने। अक्सर बहुत सारे सीन में, ऑलमोस्ट बॉलीवुड की हर पिक्चर में यही सीन रहता है, ठीक है ना, जो पुरानी पिक्चरें हैं।
तो वहां पे मैंने एक स्टोरी, एक पिक्चर में देख रहा था, पता नहीं कौन सी, मेरे को याद भी नहीं है उसका सीन, एक मेरे को याद आता है कि मिथुन चक्रवर्ती जो है ना वो साइकिल के पीछे छुपा रहता है, साइकिल के पीछे। साइकिल देख रहे हो ना, ऐसी साइकिल होती है, ठीक है। ये इसका हैंडल है और आपको पता है कि साइकिल ऐसी होती है, साइकिल ऐसी होती है ना, यहां पे बैठने के लिए जगह होती है। छोड़ो मैं बना देता हूं वरना तुम कहोगे सच्ची बैठेंगे कहां, ठीक है। यहां बैठने के लिए जगह होती है, साइकिल ऐसी होती है। अब जो मिथुन चक्रवर्ती भाई साहब अपने हीरो है ना, वो कहां छुपे रहते हैं? जो ये लाइन जा रही ना आपको, ये जो लाइन जा रही है ऐसे ऐसे जो लाइन जा रही है वो इसके पीछे छुपे रहते हैं, इसके पीछे। और ऐसे सामने जो विलन है उसको इसके पीछे छुप के गोली मारते थे, ऐसे ढिसका ढिसका गोली मारते थे इसके पीछे छुप के। मेरा यकीन मानो पूरी पिक्चर मैंने देख डाली भाई, पूरा सीन खत्म हो गया, उधर से भी गोलियां चल रही हैं, लेकिन मजाल हो एक भी गोली लग गई हो मिथुन चक्रवर्ती को। हर गोली आके टकराती थी इसी साइकिल के स्टैंड से, और इधर टकरा के इधर चली जाती थी, इधर टकरा के इधर, इधर से इधर। मतलब भाई साहब अपने मिथुन चक्रवर्ती को एक भी गोली नहीं लगी, और उस साइकिल के पीछे, डंडी के पीछे छुप के शानदार तरीके से गोली मार के सभी विलन को ढेर कर दिया। तो अगर तुम एग्जाम में जाते हो तो तुम इसी साइकिल के पीछे, अगर तुम एग्जाम में ट्रिक के बेस पे जाते हो, अगर तुम एग्जाम में इस ट्रिक के बेस पे जाते हो, खाली बच्चे को अगर खाली ट्रिक आती हो, धुआंधार सवालों को लगाते हो, भाई 25 सवाल एग्जाम में आते हैं, ये ले मारेगा 25 सवाल 10 मिनट में धुआं धुआं हो जाएगा। अगर वो इस 25 सवाल को ट्रिक के भरोसे खाली करके जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं सीखेगा, बस ट्रिक के भरोसे जाएगा, तो साइकिल के पीछे छुपे हुए मिथुन चक्रवर्ती के ही बराबर उसका रोल होगा। जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती पूरे पिक्चर में साइकिल के पीछे से छुप के पूरे विलन को ढेर कर देता है, उसे एक भी गोली नहीं लगती है, इसी संकल्पना और इसी सोच को लेकर तुम ट्रिक के भरोसे एग्जाम में बैठे हो। अब यहां पे देखने वाली बात है कि क्या तुम वहां पे मिथुन चक्रवर्ती हो पाते हो या नहीं हो पाते हो, क्योंकि सामने से जो क्वेश्चन की गोलियां आएंगी ना, तुम्हारे पास जो साइकिल का डंडा है, जो बचने के लिए जो आपके पास अस्त्र है वो ट्रिक है। अब उस ट्रिक के भरोसे तुम कितना बच जाओगे? अरे वो मिथुन चक्रवर्ती, वो हीरो है, वो बच गया था साइकिल के पीछे। रियल जिंदगी है, रियल मैथ के सवाल आते हैं, यहां तुम ट्रिक के भरोसे साइकिल लेके नहीं बैठोगे, यहां तुम गोली खा जाओगे भाई। तो अपने को क्या चाहिए एग्जाम में? अगर वॉर पे डिफेंस करना है तो पहले तो एक दीवार होनी चाहिए, और दीवार में ऐसे छिद्र टाइप की कुछ चीजें होनी चाहिए जहां से हम गोली चला सके और बचे भी रहे। तो उसी को कहते हैं दीवार को कॉन्सेप्ट। अगर हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया ना, मतलब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, कॉन्सेप्ट और ट्रिक को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा कॉन्सेप्ट ट्रिक का, और बहुत शानदार बनने वाला है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है पूरी क्लास की, वो आपको मिथुन चक्रवर्ती नहीं बनाना होता है, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती नहीं बनाना होता है। मैं आपको एक ऐसा एस्पिरेंट बनाऊंगा कि भैया आपके पास वो बचने के लिए भी तलवार, बचने के लिए भी आपके पास ढाला रहे, और आपको वार करने के लिए भी तलवार रहे। तो जो ढाला होता है वो आपका बेसिक होता है, जो वार करने के लिए होता है वो ट्रिक होता है। इन दोनों से आपको कंबाइनली वार करना है और अपने एग्जाम में डिफेंस करना है। साइकिल के पीछे से खाली मिथुन चक्रवर्ती बच सकता है, तुम नहीं बच सकते हो। हम चल रहे थे यहां पे, जरा और भी बातें मैं आपको समझा दूं। तो आपने देखा कि इतने तरह की चीजें आपके एग्जाम में आती हैं, जो यहां पे आपको मैं समझा रहा हूं कि भैया इतनी इतनी। अब जैसे जो ये संख्या होती हैं जो वास्तविक होती हैं, वो दो तरह की, परिमेय अपरिमेय होती हैं, रेशनल और इरेशनल। जो रेशनल होता है वो फिर से आगे चल के दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, फ्रैक्शन और इंटीजर। जो इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहां पे धनात्मक पूर्णांक है सारे। इन सभी को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, जितने भी यहां पे संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है, इन सभी को धनात्मक संख्याएं कहा जाता है, जितनी भी संख्याएं यहां पे लिखी गई हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन। यहां से ये जो लाइन यहां से लिखी हुई है, यहां से कुछ संख्याएं जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अभाज्य, भाज्य, सभाज्य, जुड़वा अभाज्य, संपूर्ण, द्विआधारी न्यूमन, ये संख्याएं बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया। यहां से सवाल आपके एग्जाम में संख्याओं के जो बेस पे क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अच्छे पुटअप किए जा सकते हैं। भाषण में आ रही, बहुत अच्छे यहां से पुटअप किए जा सकते हैं, जो ये वाला टॉपिक है आपके लिए, ठीक है।
ठीक है भाई। तो चलो मैं आप लोगों को बताऊं कि देखो अभी हमारी पहली क्लास है तो इसको हम बस अभी यहीं रहने देते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे सीखेंगे। आज पहले ये चार्ट बनाओ। अच्छा ये चार्ट किस लिए जरूरी है थोड़ा मैं ये भी बता दूं वरना कंफ्यूज रहोगे तुम। देखो ये चार्ट आपके लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जैसे मान लो आपसे पूछता है, सपोज करो कि आपसे पूछता है भैया, क्या पूछता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, तो चार्ट आपको आंसर दे देगा। प्राकृतिक संख्या, हाँ भैया इसी के पार्ट का पार्ट है ये, तो सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होंगी। लेकिन अगर यही बात उल्टा कह दे तब सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी ना, गलत बात है। वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती है, परिमेय अपरिमेय। परिमेय संख्या हमारी प्राकृतिक होगी, अपरिमेय थोड़ी, तो सभी वास्तविक नहीं होंगी। तो ये चार्ट आपके कुछ सवालों के आंसर इसी तरह से देगा। तो ये चार्ट आपके नोटबुक में पहले पेज पे बहुत शानदार तरीके से बना होना चाहिए, ऐसे भैया शानदार तरीके से, और इससे कनेक्शन बिठाने आपको आना चाहिए कि कौन सा किससे कनेक्ट होता है, ठीक है ना, कौन सा किससे कनेक्ट होता है और कहां से किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में पुटअप करके आपको दिखाऊंगा किस किस तरह के सवाल बनते हैं। फिलहाल बस आपको यही जानना है कि भैया इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बताओ बताओ बताओ, समझ में आ रही मेरी बातें? जल्दी बोलो, समझ में आ रही ना? चलो ठीक है, आज की क्लास थोड़ा छोटा ही रहने देते हैं, ठीक है ना। कल से एक प्रॉपर वे में पूरा डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे, जितना हमने आज ये चार्ट में लिखा है कल हम इसी को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और मजा भी आएगा कल से। आज बस इस चार्ट को बना लो कि हमें संख्या में इतनी चीजें पढ़नी है। हाँ एक और बात बता दूं, अगर इतनी संख्या के विषय में आप समझ गए हो, अगर इतनी संख्या के विषय में आप जान गए हो, तो फिर जो संख्याओं के अंदर का जो फोबिया बना होना है, जिसको न्यूमरोफोबिया कहा जाता है, संख्याओं का डर, जो न्यूमरोफोबिया होता है, जिसको गणित का डर होता है, उसको न्यूमरोफोबिया नाम का रोग होता है, ठीक है ना। तो आपको कोई फोबिया नहीं है, आप बहुत शानदार हो, आप गणित सीख सकते हो। आज से अपनी एक बना लो, मैं आई कैन, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, आप सीख सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा, एक गारंटी है, बस मेरा कहना मानते चलो, पूरा मैं आपको संपूर्ण गणित सिखा दूंगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, जहां भी रहिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, खुश रहिए, बाय बाय।